नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बारे में मैं कहूँगी कि नाम ही काफ़ी है, किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है बिल्कुल वो। और वो हैं जॉन अब्राहम, जिन्होंने बीते 2 दशक से भी ज़्यादा समय से कमाल कमाल की फ़िल्में दी हैं। मुद्दों वाली फ़िल्में हों, देशभक्ति वाली फ़िल्में हों, या आपको समाज की एक दूसरी दिशा को दिखाने वाली फ़िल्में हों। वो एक निर्माता भी हैं और निर्माता के तौर पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मगर इस वक्त हम जो उनसे बात करने जा रहे हैं, वो मेरे रूबरू बैठे हैं, वो है द डिप्लोमेट के लिए। उसके अलावा जो मेरे साथ तो दूसरी जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं शिवम नायर जी। इनकी फ़िल्मों की लिस्ट देख कर के मुझे लगा कि हाय, ये फ़िल्में तो मेरी सारी की सारी मेरी फेवरेट फ़िल्में रही हैं, चाहे आहिस्ता आहिस्ता हो, महारथी, भाग जॉनी, नाम शबाना और अब द डिप्लोमेट। ये वो निर्देशक हैं जो चाहे OTT हो या सिनेमा, हमेशा अपनी धाक जमाते हैं, बोलते कम हैं लेकिन अपने काम से बताते हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। थैंक यू रेखा जी। तो मेरा सवाल एक होता है ना कि एक निर्देशक जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उनके सम्मान में मैं पहला सवाल आपसे ही करना चाहूँगी। मैंने ट्रेलर देखा, मुझे बहुत ही धांसू लगा, और जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, एक लगता है कि एक जो इस स्पाई और वो जो एक इंटरनल, एक अंडर करंट जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि एक आम पब्लिक को नहीं पता होती है, उस पर आपकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेट में भी मुझे वो एक स्ट्रीक देखने मिला। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको मतलब एक रियल कहानी पर यह आधारित है, इंस्पायर किया द डिप्लोमेट बनाने के लिए? तो बेसिकली रियल कहानी मतलब है, स्टोरी जो है रियल कहानी पर आधारित है। तो जब कहानी, जिस लड़की की कहानी है, जब लड़की से कहानी सुना तो वहाँ से मोटिवेशन हुआ कि ये कहानी बोली जानी चाहिए। फिर डिप्लोमेट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी के अंदर। डिप्लोमेट के वर्ड के बारे में किसी को पता नहीं, हमें भी नहीं पता, हमने भी उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया। फिर JP सिंह को मिले जो डिप्लोमेट थे उस वक्त, तो वो पूरी नैरेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो। तो उसको इंटरेस्ट यही है कि बेसिक स्टोरी और एक कैरेक्टर, मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला स्टोरी बोलने की। जी। एंड जॉन, एक आप पर्दे पर एक एक्शन स्टार हैं, एक बहुत स्थापित मतलब स्टैब्लिश एक बहुत बड़े कलाकार हैं, लेकिन जब और अपनी फिल्मों से आपने बार बार अपने आप को साबित किया है, लेकिन जब एक रियल लाइफ कैरेक्टर जब जीना होता है पर्दे पर, तो एक एक्टर के तौर पर क्या अप्रोच अलग होती है? किस तरह का आपका अप्रोच होती है उस किरदार को करने के लिए? रेखा जी, अप्रोच बहुत ही अलग था इसमें। और मैं इसका क्रेडिट शिवम को देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो ये स्क्रिप्ट मेरे टेबल पे पड़ी थी, द डिप्लोमेट। उठा के मैंने स्टार्ट किया, उसको देखा, 10 पेजेस 20 पेजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 30 पेजेस। और अक्सर ऐसे होता है कि 30-40 पेज के बाद वो गिर जाती है, मतलब फिल्म मतलब पकड़ती नहीं है, होल्ड नहीं होती उसमें। बट दिस वाज होल्डिंग टिल द क्लाइमैक्स। और मैं इतना इम्प्रेस्ड हो गया, तो पढ़ने के बाद मैंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया और बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ डायरेक्टर से, और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि उनका विजन क्या है। पहली बार मैं शिवम से मिला, पता नहीं वहाँ से ही हमारी वो जो केमिस्ट्री है वहाँ से शुरू हुई। और उसके बाद शिवम ने मुझे कहा, टू आंसर क्वेश्चन, उन्होंने मुझे कहा कि देखो, इसके लिए हमें बहुत सारे रीडिंग्स करने पड़ेंगे। तो काफ़ी रीडिंग्स करा हम लोगों ने। उसके बाद सौरभ सचदेव के साथ मैं बैठ गया, क्योंकि मैं भी JP सिंह से मिला था, वो भी JP सिंह से मिले थे। तो बैठ के हमने मेरे कैरेक्टर के ऊपर 3 हफ्ते के लिए वर्कशॉप्स किए। ओह वाह! उसके बाद वापस रीडिंग में गए, वापस रीडिंग शुरू हुई। मतलब अब इतना समय इंडस्ट्री में बिताने के बाद भी आप वर्कशॉप करते हैं? वर्कशॉप करा मैंने। उसके बाद वापस रीडिंग्स में गए, उसके बाद लुक टेस्ट, सब कुछ करने के बाद तो मेरे हिसाब से जो टाइम फिल्म शूटिंग में लगा, उससे ज़्यादा टाइम प्रेपरेशन में लगा था। और उसके बाद तो मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे तभी मिला जब भी सादिया, जो उज़मा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसने कहा कि जॉन सर, 1 मिनट के लिए भी मुझे जॉन इब्राहिम नहीं दिखाई दिया इसमें, आई सॉ JP सिंह। तो वो मेरे लिए, थैंक्स टू माय डायरेक्टर, मेरे लिए बहुत बड़ा विक्ट्री था वो। एंड शिवम जी, आपकी जो फिल्में रही हैं बहुत मतलब बहुत ही क्रिटिकली भी बहुत अक्लेम होती हैं और लोगों को एक
कहते हैं ना कि एक इंसाइट तो हमेशा देती है, जो भी रंगा बिल्ला आपकी जो फिल्म रही हो या रमन राघव रही हो, एक अलग तरह का एक नज़रिया तो मिलता ही है। आपकी इस फिल्म को मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने देखा भी है, क्या रिएक्शंस हैं आपको अपने जो मेरे काफ़ी फिल्म मेकर दोस्त हैं जी, जैसे अनुराग कश्यप, हाँ। श्रीराम राघवन, जी, इम्तियाज़ अली, ये सारे उन्होंने फिल्म देखी, इनको ओह दिखाई वाओ, भी। ओके, तो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था, वेरी पॉजिटिव फीडबैक। क्या बात है। हाँ, और ये तो- सारे सभी रंग के डायरेक्टर हैं। हाँ, सब या। मेरे कलीग हैं सब। जी। नीरज पांडे भी देखी फिल्म, उसने भी देखी है। तो बेसिकली मुझे भी लगता है कि जर्नी में ये फिल्म डिप्लोमेट मैंने एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, और मेरी भी जर्नी में जो मैं एक्सपीरियंस गेन किया है एज ए स्टोरी टेलर, तो मेरे हिसाब से ये मेरी अच्छी फिल्म है जो मैंने बनाई। यही मेरे दोस्त लोगों को भी यही कहना है। क्या बात है, क्या बात है। एंड सेंसर का क्या रुख रहा? क्योंकि जब भी इस तरह का कुछ होता है, इंडिया पाकिस्तान की फिल्म होती है या इस तरह की कोई मुद्दे वाली फिल्म होती है, तो थोड़ा होता है ना कि सेंसर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। उनका क्या रवैया रहा? ना बिल्कुल सेंसर तो कहीं कोई दे लव द फिल्म वाह, बोल सकता हूँ ना मैं। जी, हाँ, जी, yesterday वेरी देखो। शाय ऑफ सेइंग इट, बट गुड आप ये सवाल पूछ रहे हो। नहीं, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि सेंसर से ऐसी चीज़ें अपने को आती हैं कि कई बार उसका कुछ रस कुछ निकल जाता है, कुछ है, तो वो भी ऐसा लगता है कि क्या वो इम्पैक्ट रहेगा कि नहीं। नहीं, बिल्कुल रहेगा, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसी कहानी बोली गई, उनको कहानी पसंद है, उनका भी बोलना ये था कि ये लोगों तक आए पिक्चर देखनी है। क्या बात है। एंड जॉन, आप खुद एक निर्माता हैं और हमने देखी है कि आपने मद्रास कैफ़े हो, विकी डॉनर हो, मतलब एक अलग तरह की आपने फिल्में बनाई, और जिस तरह का आपका भी करियर रहा है, आपकी भी रहा है, एक जियोपॉलिटिक जो है उसको आप, वो सिनारियो को आप बहुत समझते हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक निर्माता होने के नाते या एक इतना सीनियर और समर्थ एक्टर होने के नाते कुछ और भी होना चाहिए स्टोरी वाइज? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो देखते हैं इसमें हमारी जो कहानियाँ रहती हैं वो एक इंडिया पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस रहती हैं। वेरी गुड क्वेश्चन रेखा जी। पहले तो इंडिया पाकिस्तान की बात करें हम लोग। जी, जी, अक्सर ये होता है कि हम लोग पाकिस्तान बैशिंग करते हैं इंडिया को ऊंचा दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, वो This is बहुत not बार that होता film. है। ये वो फिल्म Wow. नहीं है, ये वो Okay. फिल्म नहीं है। इसमें हमने पाकिस्तान में अच्छे लोग भी दिखाए, हिंदुस्तान में भी अच्छे बुरे लोग हैं, पाकिस्तान में भी अच्छे बुरे लोग हैं। तो दिस इज़ नॉट एन इंडिया पाकिस्तान फिल्म। हालांकि बैकड्रॉप इसका पाकिस्तान है, ये एक ह्यूमन स्टोरी है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, हमने ये जो कॉमन ट्रोप्स है, ट्रोप्स जिसे बोलते हैं, कॉमन फॉर्मूला है कि यार फिल्म का कलेक्शन कैसे बढ़ाए, इसको ये कैसे डाले, ये गाना कैसे डाले नैरेटिव के लिए, ये सब हमने साइड में हटा दिया। निर्माता होने के इसमें मैं बता रहा हूँ कि वी हैव नॉट यूज्ड ये जो कॉमन चीज़ें जो होती है फिल्म को कमर्शियली सक्सेसफुल करने के लिए, हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन रेखा जी, मैं थोड़ा डाइग्रेस होकर थोड़ा बाहर जाके मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। उज़्मा आई थी हमें 2 दिन पहले वो आई थी। पहली बार मैं उज़्मा से मिला फिल्म के बाद, और पहली बार सादिया भी मिली उज़्मा से। तो मैंने शिवम से कहा कि वाई डिड यू नॉट मेक सादिया मीट उज़्मा, वो पहले क्यों नहीं मिली? फिल्म के पहले तो मिलना पड़ता है ना। हाँ। तो शिवम ने कहा कि जब भी मैं उज़्मा से मिला, जब भी शिवम उज़्मा से मिला उस टाइम पे, तभी उज़्मा 2, 2.5, 3 साल पहले डरी हुई थी, जब भी पाकिस्तान से आई डरी हुई थी। लेकिन उसके बाद 2-3 साल बाद वो एकदम कॉन्फिडेंट हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं सादिया से मिला था तो एक कॉन्फिडेंट उज़्मा से मिला था, जो मुझे नहीं चाहिए था, जो मुझे अब्जॉर्ब करना था उस उज़्मा से। जब वो पाकिस्तान से आई मैंने अब्जॉर्ब कर दिया और हमने फिल्म बनाई। अभी मुझे नहीं पता कि उज़्मा ने ट्रेलर देखा है, फिल्म देखा है। उज़्मा आके बैठी तो मैंने उज़्मा से पूछा, चारों बैठे थे हम लोग, और एंड इट्स डॉक्यूमेंटेड, ये कैमरास वैसे ही थे तो डॉक्यूमेंटेड था और एब्सोल्युटली ऑर्गेनिक। मैंने उज़्मा से पूछा, उज़्मा तुम बताओ कि क्या था, मतलब तुम्हारी कहानी क्या थी उस टाइम पे ना? तो उज़्मा 10 मिनट के लिए वो नरेट कर रही थी और हम लोग सुन रहे थे। और सादिया ने उज़्मा से पूछा कि आपने अभी फिल्म देखी कि आप वैसे ही बोल रहे हो? तो उज़्मा ने कहा मुझे पता भी नहीं, मुझे अलाउ नहीं किया गया था सेट पे, मुझे पता नहीं फिल्म कैसी है क्या है।
द फिल्म इज़ एग्जैक्टली व्हाट उस्मान नरेटेड। तो इस ईमानदारी से शिवम ने इस फिल्म को क्या बनाई बात है, क्या इट बात इज़, तो मेरे लिए एक ऑनेस्टी जो है ना इस फिल्म के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर, आई थिंक शिवम नायर ने उसको अचीव किया है। जी। एंड एक चीज़, चूँकि आप इतने कमाल के प्रोड्यूसर हैं, एक और सवाल मेरा आप दोनों से बनता है बारी बारी से। हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत बॉक्स ऑफिस उस तरह से, हम बहुत इस बात को लेकर चिंतित हैं, रिव्यूज़ करते हैं हम, कलेक्शन देखते हैं हम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस कन्वर्ट होगा हमारी, तब ज़्यादा फिल्में बनेंगी, ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कहानियों में भी। करेक्ट। क्या आपको कमी लग रही है? कहानियों की कमी है, दर्शक विरक्त हो गया है, OTT, मतलब क्या? क्योंकि कोई किसी के पास उसका कोई फॉर्मूला या आंसर कोई वैसे ढूंढ नहीं पा रहा है, लेकिन आप दोनों बहुत ही इंडस्ट्री के सीनियर और महारथी लोग हैं। जी जॉन, आपको क्या? नहीं, मुझे लगता है कि कहानी है, लेकिन हमें राइटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए। राइटिंग इज आल्सो द हीरो ऑफ द फिल्म। अगर अब हम लोग राइटिंग पे कंसंट्रेट नहीं करें तो हमारी फिल्म अच्छी नहीं बनेगी, तो तुक्का लग जाएगा। अगर अच्छी बनी तो तुक्का लग। दूसरी बात, हमारे जो प्रोड्यूसर्स और स्टूडियो हेड्स हैं उनको थोड़ा, मेरे हिसाब से थोड़ा ब्रेव होना चाहिए कि चलो ये क्रिएटिव प्रोसेस है। जैसे विकी डोनर पे हमने एक पंट लिया था कि चलो ये बना देते हैं, तो वैसे ही आज की तारीख में हमें थोड़ा वो रिस्क लेना चाहिए। वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसे बोलते हैं मैनेजमेंट में, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो आज के तारीख में, क्योंकि हमें सेफ रहना है हमारे बुक्स में, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हमारे स्टूडियोज बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, लेकिन वो रिस्क टेकिंग नहीं है उनमें। अगर आप रिस्क लोगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट में एक कहावत है इंग्लिश में, द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। आप रिस्क लो, आपका जो मुनाफा है वो 10 गुना मिलेगा, लेकिन आप रिस्क लो, वो रिस्क नहीं लेते। तो आइडियाज़ है, काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स भी अच्छे, मेरे पास 8 स्क्रिप्ट्स वैसे पड़े हैं जो मेरे हिसाब से विकी डोनर से 10 गुना बेटर है जी। लेकिन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो यार ये बहुत रिस्की है यार, ये पता नहीं चलेगा कि नहीं, या इसके अंदर गाने नहीं है, या ये न्यू कमर्स के साथ है। यू नो दीज आर द कॉमन इश्यूज के हम लोग फेस करते हैं हर रोज़। तो आई थिंक अगर हम लोग रिस्क लेंगे ना तो अच्छा होगा। एंड सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे लिए है कि जो स्टोरी पे काम करना होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सक्सेस कोई फिल्म सक्सेसफुल होती है उसको टारगेट करते हैं, वो फॉर्मेट स्ट्रक्चर ढूंढते रहते हैं, और फिर एक मोमेंट होता है फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हो जाती है, पता नहीं चलता कैसे जाना है, क्या जाना है। आई थिंक स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, बट वो इंडिपेंडेंट स्टोरी, जैसे मान लो कोई हॉरर स्टोरी बना, एक क्लिक हुआ तो सीरीज़ में हॉरर स्टोरी स्टार्ट्स, तो कहानी, तो स्ट्रक्चर फिर वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ बनाने लगते हैं। फिर तो मुझे लगता है ऑडियंस बहुत OTT की वजह से बहुत सारे सीरीज़ देखे उन्होंने, बहुत सारी कैरेक्टर्स को बहुत क्लोजली देख रहे हैं उन लोग, और व्यूइंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको ओरिजिनल ह्यूमन स्टोरी चाहिए, या थ्रिलर हो, क्राइम स्टोरी हो, या सुपरनेचुरल हो, इंटरेस्ट होल्ड करना चाहिए उनको, और अनप्रडिक्टेबिलिटी चाहिए। कोई फिल्म से कंपैरिजन में नहीं हो कि उसका आपने रेफरेंस पॉइंट उनके पास बहुत है अभी। हाँ, इतना रेफरेंस पॉइंट बहुत, है कि बहुत reference फिल्म point स्टार्ट होने का लगता है कि कहाँ जा रहा है पता हाँ, चले। हाँ, 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 तो दे नो दैट, तो उनको वो जो सही बात है, एज अ रिव्यूअर बहुत बार जब पिक्चर प्रिडिक्टेबल हो जाती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि अब क्या करूं मैं। मतलब मैं क्योंकि एक ऑडियंस भी हूं और मुझे रिव्यू भी करना है, तो वो आप बहुत, आपका पॉइंट बहुत सही है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गया अब, और उनकी जो पहले फिल्में जो देखे थे, ऑडियंस भी इनोसेंस था कि जो भी आप बेचो स्टार के लिए देख लिया, और ड्रामा क्रिएट कर दिया देख लिया। अभी भी देखिए, अब जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर बना रहे, कॉमर्शियल नंबर मारे, तो सबको फॉर्मूला ढूंढ रही है कैसे बनाया जाए ऐसी पिक्चरें, बट वो सब एक पॉइंट के बाद तो सैचुरेशन होगा। करेक्ट। एंड जॉन, आपके साथ में एक चीज़ है कि एक देशभक्ति जब आती है, तो जब हमें ऐसा होता है तो हम एक जॉन अब्राहम को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अलग अलग लेवल पे देश के लिए जो रिस्पेक्ट है या देशभक्ति वाली चीज़ें, आपने इतना सिनेमा पे उसको मतलब जिंदा किया है। आपके लिए देशभक्ति क्या है? आप अपनी देशभक्ति को कैसे डिफाइन करेंगे? जी, मैं एक ही तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि हम में हिम्मत होनी चाहिए देश में जो हो रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करने की। अगर हम क्रिटिसाइज़ नहीं करें तो हम देशभक्त नहीं हैं।
क्या बात है। यू नो, सो क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मेरे लिए डेमोक्रेसी के लिए सेक्युलरिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेक्युलर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो चीज़ें मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मायने रखते हैं। तीसरा, जो मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा, कि इस देश में, जैसे मैं बोलता हूँ, औरतें, बच्चे और जानवर सेफ़ नहीं है, सेफ़ नहीं है। इंडिया में कोई डिबेट नहीं कर सकता है। आप मेरे साथ डिबेट नहीं कर सकते हो, शिवम मेरे साथ डिबेट नहीं, किसी को भी आप बुलाओ, आप कोई भी डिबेट नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ औरतें सेफ़ नहीं है, आप बोलोगे नहीं सेफ़ है, आप डिबेट नहीं कर सकते हो। बच्चे सेफ़ नहीं है, जानवर तो सेफ़ है ही नहीं, क्योंकि वो वोट नहीं डाल सकते, तो उनके लिए कानून तो है ही नहीं। सो आई थिंक ये क्रिटिकली इंडिया को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं देशभक्त हूँ, मुझे हिंदुस्तान का जो फ्लैग है वो देख के मुझे कुछ होता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है। और हम लोग थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि कुछ किलोमीटर पे जाकर के संस्कृति, भाषा, लोग बदल जाते हैं। Exactly. इतने सारे को एग्जिस्ट करते हैं इस देश में। ये बहुत ही डिफिकल्ट कंट्री है, इसको डाइसेक्ट करना, उसको सीखना, उसको कैसे इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। बट दैट ऑल्सो मेक्स इंडिया वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर देश है। एंड आई थिंक हम लोग कोशिश करते हैं कि फिल्म्स के दौरान हम लोग इसको सामने लाए। लेकिन मैंने उस टाइम पे बाटला हाउस या परमाणु या मद्रास कैफ़े या अभी डिप्लोमैट या फ्यूचर में तेहरान, जो मेरी नेक्स्ट फिल्म है, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये देशभक्ति फिल्म्स है। मुझे जेन्युइनली इनके स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छे लगे। हाँ, इसकी कहानी में एग्जैक्टली दमदार कहानी। और जी। यूजली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि अच्छा इसको ले लो, जॉन अब्राहम को ले लो, इस एक्ट्रेस को ले लो, एक्शन करा दो और चलो हम लोग अभी कुछ लिखेंगे। वो एक तरीका होता है जो मेरे हिसाब से उसका 50% स्ट्राइक रेट होता है। बेस्ट वे क्या होता है कि आप एक स्क्रिप्ट तैयार करो और एक्टर को पढ़ने दो कोल्ड, उसको कुछ पता नहीं कि क्या है स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे डिप्लोमैट, मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं था, मैं ऑफिस गया सुबह, मैंने देखा टेबल पे स्क्रिप्ट पड़ा है, डिप्लोमैट क्या है, कि मुझे डिप्लोमैट तो बहुत पसंद है, और जयशंकर जो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, आई लव इट। जयशंकर वो गए थे वॉशिंगटन एक बार ही, इवेंट टू यूनिवर्सिटी, बैठ गए, खूबी होती है। हाँ, बैठ गए वहाँ पे और ऑडियंस तालियां बजा रही। उन्होंने बोला कि मैंने शुरू भी नहीं किया, मुझे शुरू तो करने दो। सो आई लव डिप्लोमैट्स। तो मैंने सोचा कि चलो ये पढ़ के देखता हूँ। तो जब भी मैंने ये कहानी पढ़ी, आई फेल इन लव विद द स्टोरी। और मैं शतरंज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और डिप्लोमैट एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचता है। वो 10 कदम आगे सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यू नो। तो आई लव दिस स्टोरी। और एक एम्बेसी के अंदर एक इंटरनेशनल हॉलीवुड फिल्म आई थी, आर्गो, जो एक एम्बेसी के अंदर ही थी वो फिल्म। हालांकि हमारी फिल्म बहुत अलग है, लेकिन उस फिल्म में भी आप एंड तक आप हिलोगे नहीं। और इस फिल्म में भी कोशिश यही थी कि हम ऑडियंस को एंगेज रखें। सो आई hope and I think that we have achieved that. एंड जॉन, हम अभी जैसे कि अलग अलग अपने देश में ऐसे बात कर रहे थे कि अलग अलग तरह की कल्चर, अलग अलग तरह की, आप खुद भी तो एक मैं कहूँ अगर गलत नहीं होगा कि एक गंगा जमुनी तहजीब, जो कि आपके फादर क्रिश्चियन, मम्मी ईरानी, तो वो सब चीज़ें, मैं जैसे कि मैं हिंदू हूँ, राजपूत ठाकुर हूँ, मेरी शादी पठान से हुई है, तो हमारे घर में भी मतलब वो एक कल्चर है कि अभी ईद भी होगी तो आज शिवरात्रि भी होगी। करेक्ट। उसने ये जो कल्चरल जो है, उसने आपको एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सन कितना नर्चर किया, कितना संवारा? मतलब एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से उसने मेरा जो स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉडन कर दिया जी। क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक रिलीजन से हो तो आपके अंडरकरेंट्स, आप मानो ना मानो, अंडरकरेंट्स तो होते ही दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। लेट अस नॉट बी पॉलिटिकली करेक्ट अबाउट दिस और डिप्लोमेटिक अबाउट दिस। हाँ, कि होते जी 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 जी। मेरे में यही खूबी है, एंड इससे मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरा कोई इंक्लिनेशन ही नहीं है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन, पारसी, ये वो, मेरा कोई कुछ नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं आदमी के काम पे जाता हूँ, उसके कर्म पे जाता हूँ, बस। आई ओनली बिलीव इन दैट। जी। एंड जॉन, मैं आपको जिस्म के ज़माने से जानती हूँ, मुझे लगता है कि आप जैसा कमाल का एक्टर, लेकिन एट द सेम टाइम एक इतना कमाल का ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं लगता कि, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू के पहले भी कहा कि कोई पत्रकार या कोई आपको ना पसंद करता हो, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। और आप
इतनी ईमानदारी से फिल्में बनाते हैं, अपना काम आप इतना ये करते हैं, मतलब इतना अपने काम के लिए आप पैशनेट हैं, पूरे उसमें चले जाते हैं, समर्पित हैं, लेकिन उसके बावजूद जब आलोचनाएं होती हैं तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई गलती ही नहीं है, ना काम में, ना किसी चीज़ को करने में, तो जब वो आलोचनाएं आती हैं, क्रिटिसिज्म आता है, तब आपको कैसा लगता है? नहीं, और उसको कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, उस क्रिटिसिज्म ने मुझे आगे बढ़ाया, वेरी ऑनेस्टली। उस क्रिटिसिज्म को पहले, क्योंकि मैं बहुत 20 साल पहले मैं अलग था, मुझे पता नहीं था कि इसको कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक मेल मॉडल था, तो लोग सिर्फ फेस और बॉडी को देखते थे और दे यूज्ड टू जज मी बाय दैट। और मुझे पता नहीं कि मैं गुड लुकिंग या बैड लुकिंग या जो भी लुकिंग हो, लेकिन जो भी मैं लुकिंग हूँ उस हिसाब से लोग बोलते थे कि इसके लुक्स उसके लिए काफ़ी है। बट एज टाइम वेंट अलॉन्ग, मैंने एक पॉइंट पे उसको इस्तेमाल करा था, क्योंकि मैं मार्केटिंग आदमी हूँ, मुझे पता था कि लोगों को ये पसंद है तो इसको इस्तेमाल करूँगा, दोस्ताना ये वो। सो आई डिड व्हाट आई हैड टू। लेकिन उसके बाद जब भी मैं प्रोड्यूसर बना, मैंने सोचा अभी मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ। बिल्कुल। तो मेरी जो ऑडियंस है उनकी सोच बदल गई। दे सेड यार ये तो अलग है यार, ये विकी डोनर, परमाणु, बाटला हाउस, मद्रास कैफ़े, क्या क्या बना रहा है ये। फिर वापस उन लोग उस ट्रेजेक्ट्री पे गए कि मैंने क्या किया यार, इसने तो वाटर किया, नो स्मोकिंग किया, काबुल एक्सप्रेस, टैक्सी 911, जिंदा किया, फिर भी गरम मसाला, देसी बॉयज़, ये सब कुछ किया। देन दे गो बैक एंड से नहीं यार आपने तो अच्छा काम किया, तो क्यों आलोचना हो रही थी। सो माई करियर हैज़ बीन बिल्ट ऑन क्रिटिसिज्म, मैं बोलता हूँ, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिटिसिज्म इनफैक्ट मैं बोलता हूँ अच्छा है, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे अगर क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है ना तो वो अच्छी बात है, आप सीखते हो उससे, आपको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ना आपको लगता है कि आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है? क्योंकि मैंने जब से शुरुआत की थी, मुझे याद है कि पेजर पे या उस तरह से आमिर खान साहब को मैं एक मैसेज करती थी, वो मुझे फिल्म सिटी बुलाते थे, वो टाइम भी था। लेकिन अब ऐसा है कि आप अगर एक जमाई भी लोगे तो आप हो जाओगे, आपके कोई एक वर्ड भी कुछ है उसको रील बना दिया या कुछ उसका शॉर्ट बना दिया जाएगा। आपको लगता है हमेशा अंडर द आई, हमेशा कहीं ना कहीं कैमरे पीछा कर रहे हैं, आप वो उस सब को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपने वो टाइम भी देखा है। आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने हिसाब से आप अपने आप को रेगुलेट कर सकते हो। तो मैं अपने आप को, आपने देखा होगा रेखा जी, अपने लास्ट इंटरव्यू कभी किया था? सालों पहले। बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। तभी तो मैं महाशिवरात्रि के दिन इतनी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। नहीं, और उसके अलावा मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, मेरा कोई पब्लिसिस्ट है नहीं जो मुझे जो किसी को बोले कि आप एयरपोर्ट पे आ जाओ या आप जिम में आ जाओ या कहीं पे भी आ जाओ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, उनका भी काम होता है, लेकिन मेरा कोई पब्लिसिस्ट नहीं है। मैं खुद का पब्लिसिस्ट हूँ, जो मुझे जब भी मुझे बात करना होता है मैं करता हूँ। तो आई थिंक यू हैव टू रेगुलेट योरसेल्फ, आपको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है, और मैं अपने आप को बहुत प्राइवेट रखता हूँ। और जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे द डिप्लोमैट, मेरे लिए ये कहानी को ब्रॉडकास्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि लोग अब तक जानते नहीं कि डिप्लोमैट कौन है। अभी जयशंकर की वजह से लोग जानते हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम आउट एट द राइट टाइम। एक तो ये कि री रिलीज बहुत अच्छा कर रही हैं, और मतलब सनम तेरी कसम, मैं बहुत खुश हूँ। हर्षवर्धन के साथ आपका एक बहुत अच्छा ये रहा है। एंड हमने ये भी देखा कि आपने मतलब एज अ प्रोड्यूसर सब्जेक्ट तो आप बहुत अलग लाए भी जी, लेकिन आपने अलग तरह से कलाकारों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं विकी डोनर के बारे में सोच रही थी, यामी गौतम और आयुष्मान खुराना कहाँ थे वो? कोई आरजे था, कोई टीवी कर रहा था, लेकिन तो कैसे मतलब री रिलीज को जी, री रिलीज आप कौन सी अपनी फिल्म री रिलीज करना चाहेंगे? कैन आई से वेरी ऑनेस्टली, नो स्मोकिंग। मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म, और मैंने कहा कि अगर वो वापस पसंद है, उसका वो जो पोस्टर भी मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी अलग किस्म की फिल्म थी। तो और मैंने अनुराग से ऐसे जोक विद अनुराग तो इनके दोस्त है, मेरे भी दोस्त है, तो अनुराग से मैं हमेशा मजाक करता था कि अनुराग तुम्हारे और मेरे अलावा किसी ने इस फिल्म को देखी नहीं है, चलो रिलीज करते हैं इसको। जी, दिस इज फाइनली माय लास्ट क्वेश्चन। आप एक आइकन हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपको फॉलो करते हैं, और हमने देखा कि आज की जनरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल करती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बहुत प्रेशर ले लेती है। सोशल मीडिया होने दो, अपने करियर होने दो,
ब्रेकअप्स होने दो। थोड़ा मैं आपसे चाहूँगी कि अब तो आप अपने टाइम पे आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या थी जब आप यंग थे और कैसे आप उभरे? आप लोगों को एक एग्जाम्पल हैं ही आप लोगों के लिए। कि बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ थे मेरे फेस पे, इतने सारे पिंपल्स थे जितना क्रेटर्स नहीं थे मून पे। बहुत सारे पिंपल्स थे जितने गड्ढे नहीं है बॉम्बे में। सो आई बीन थ्रू द मोस्ट ऑकवर्ड फेजेस इन लाइफ। लेकिन जैसे बोलते हैं कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, और आप अपने आप को इतना भी ज़्यादा एक्सपोज मत करो। अभी सोशल मीडिया का एंजाइटी लग गया है यंगस्टर्स को। डो नॉट बी एंशियस। अगर मैं किसी को एडवाइस दूँ वो समझेगी कि मैं पागल हो गया हूँ, बट शिवम यू मे अग्री विथ मी। आई वुड से यंगस्टर्स को मैं बोलूँगा थोड़ी देर के लिए आप अपने आप सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट करें, कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करें, डिटॉक्सिफाई करें, गेट आउट ऑफ इट। फिर अगर आपको लगे और आपको आदत लग जाएगी नॉट टू बी ऑन सोशल मीडिया, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। क्योंकि ये कंपनीज, मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में नहीं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सोशल मीडिया एक ड्रग है जो आपके जहन में बिल्कुल बैठ गया अभी नाउ यू कैन नॉट गेट इट आउट। तो आपको रिहैब में जाना पड़ेगा, गेट आउट फॉर अ बिट, यू विल बी अ हैप्पियर पर्सन। मेरे फ़ोन पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं है अभी, लेकिन सोशल मीडिया नहीं है मेरे फ़ोन पे। हैंडल्स है इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेरी मैनेजर संभालती है एक आध बार, बट आई डोंट सी एनी सोशल मीडिया और मैं बहुत खुश हूँ। तो अगर आपको स्ट्रेस थोड़ा बहुत हैंडल करना है, पहले तो ये निकाल दो अपने लाइफ से, बाकी का हो जाएगा जी, डोंट वरी। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि मेरे तमाम सवालों का कितने धैर्य से जॉन ने और शिवम जी ने जवाब दिया। तो आप लोगों को पता ही है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को द डिप्लोमेट देखने जाना है, और 7 मार्च को 14 मार्च को, 7 मार्च शायद पहले थी ना, पहले थी। 14 मार्च आप बिल्कुल ना भूलें, सिनेमा हॉल जाएं और इस फिल्म को सुपर हिट बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी, Thank थैंक यू। थैंक यू।